हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट का कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था कॉफी विद करण में, जो काफी वायरल हुआ था। उसमें उनसे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था और वो उसका जवाब नहीं दे पाई थी और कुछ गलत जवाब दे दिया था, तो उनकी काफी मजाक उड़ी थी। और बहुत सारे क्लिप्स बने, बहुत सारे वीडियोस बने, स्पूफ वीडियोस बने इस बात पे। और लगातार उनसे इंटरव्यूज में, आगे के फर्दर इंटरव्यूज में सवाल पूछा गया कि क्या आपको ये पता है, क्या आपको वो पता है। और उनकी इंटेलिजेंस को जानने की कोशिश की गई कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। ऐसे ही मारिया शरापोवा के साथ एक बार हुआ था कि उनसे एक बार पूछा गया था कि क्या आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है। और मारिया शरापोवा ने कहा, मारिया शरापोवा वैसे जिनको नहीं पता है, वो टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर हैं, बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं। शी इज वेरी गुड इन व्हाट शी डज। उनको नहीं पता था सचिन तेंदुलकर कौन है, और उसके बारे में भी इंडिया में काफी बवाल हुआ कि मतलब इनको सचिन तेंदुलकर के बारे में कैसे नहीं पता हो सकता है। सो बेसिकली क्या नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपको रिडिक्यूल किया जाए? ये होते हुए भी कि आप अपनी फील्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर हैं। आलिया भट्ट टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हैं, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। मारिया शरापोवा अपनी फील्ड की टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो क्या ये गलत है? क्या उनको ये जानना जरूरी था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? और क्या मारिया शरापोवा को ये जानना जरूरी है कि सचिन तेंदुलकर कौन है? पहले मुझे भी अजीब सा लगता है कि अगर किसी को भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है तो वो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि नेशनलिस्ट इशू हटा दे, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज हटा दें। तो क्या नॉलेज इतनी नेसेसरी है, जनरल नॉलेज इतनी नेसेसरी है कि हर किसी को पता ही होनी चाहिए? जब मैं मुंबई में था तो मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिला और बहुत सारे सीईओ से मिला, कंपनी के बहुत रिच लोगों से मिला। और जब भी मैं उनसे मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी नॉलेज जो है वो मुझसे बहुत कम है। मतलब मुझे उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड अबाउट इट। और जब भी मैं सक्सेसफुल डायरेक्टर से मिलता था, राइटर से मिलता था, तो उनकी भी नॉलेज अक्सर मुझे बहुत कम लगती थी। ऐसे ही मैं एक डीओपी से मिला था जिसको कैमरे के बारे में मुझसे भी कम नॉलेज थी, कि कैमरे मतलब हैंडल करने के बारे में नहीं, कि कैमरे में टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कैमरे आ रहे हैं। एंड आई वाज सरप्राइज, क्योंकि वो टॉप मोस्ट डीओपी थे और सलमान, शाहरुख ऐसे बड़े बड़े लोगों की फिल्में करते थे। एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे पास इतनी नॉलेज है और मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इनके पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, कितने बेवकूफ लोग हैं और ये सक्सेसफुल नहीं, इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आता था बहुत टाइम तक। उसके बाद जब मैंने एविडेंस देखा, मतलब ओवर द टाइम जब मैं एविडेंस देखता हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में आती है। देखिए, सारा खेल जो है वो ये इस चीज का है कि जो हम सोचते हैं, जो हमें सोचवाया जाता है, जो हमें बताया जाता है शुरुआत से, और जो सोसाइटी में जो ओपिनियंस बह रही हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे समझे, और जो एक्चुअली में एविडेंटली हो रहा है, जब हम उसके बीच में डिफरेंस देखना शुरू करते हैं कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं और जिस तरह से हमें बताया जाता है ये चीजें होनी चाहिए, उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। सो वो डिफरेंस तब पता चलता है जब आप लाइन से देखते हो कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप मिले, जितने भी रिच लोगों से आप मिले, जितने भी सीईओ से, डायरेक्टर से, एक्सपीरियंस लोगों से मिले, जिनके पास पैसा है, जो सक्सेसफुल है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो उनको एक चीज पता है, और वो चीज ये है कि उनकी फील्ड में वो कैसे सक्सेसफुल हो। अगर किसी ने शेरलॉक होम्स पढ़ा है तो उसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो स्टोरी है, उसमें शेरलॉक होम्स जॉन वॉटसन से मिलता है। और जॉन वॉटसन ऐसे ही कुछ बात करता हूँ, बात बात में शेरलॉक होम्स से कुछ सवाल पूछता है। अब मुझे पता नहीं शायद पहली स्टोरी है, कौन सी स्टोरी है, पर बहुत पहले मैंने पढ़ी थी। और ये रेफरेंस जो है, ये शेरलॉक का जो सीरीज है बीबीसी, उसमें भी दिया गया है। तो वो उससे काफी सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है चांद से धरती की दूरी कितनी है, सन से धरती की दूरी कितनी है, ये केमिकल उस केमिकल में मिलाएंगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। तो कहते हैं, शैरलॉक तुम इतने बड़े डिटेक्टिव बनते हो, तुम्हें तो इन सब चीजों की भी नॉलेज नहीं है। तो शैरलॉक उससे ये कहता है कि देखो, मुझे ना दुनिया में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में ना एक लिमिटेड मेमोरी है, और एक हार्ड डिस्क के जैसा है। मतलब समझ लो 100 टेराबाइट की मेमोरी है, तो उसमें मैं लिमिटेड चीज ही डाल सकता हूँ। मैं दुनिया भर की इंफॉर्मेशन से उसको भर लूंगा तो जो रेलिवेंट चीज है उसको ढूंढने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए कि जब आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको सिर्फ उसी फील्ड के बारे में जानना जरूरी है। पर ये थॉट आया कहाँ से कि आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, आपको दुनिया भर की नॉलेज आनी चाहिए? ये इस चीज से आया क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में जाने का मतलब है कि आपको आगे जाके वो परीक्षाएं देनी है जहाँ पे जनरल नॉलेज पढ़ाई जाती है, पूछी जाती है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं तरह तरह के। और नॉर्मली ज्यादातर एग्जाम्स में जनरल नॉलेज पूछी जाती है, और उसी के बेसिस पे आपका टेस्ट होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उन सब जॉब्स में आपका जो सामाजिक ज्ञान है वो बहुत जरूरी है। पर बाकी फील्ड्स में ऐसा नहीं है।
तो ये चीज बचपन से डाल दी जाती है कि तुम्हें जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, और हम ऐसा मानने लगते हैं कि जिनके पास जनरल नॉलेज है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट समाज का हिस्सा है। तो जिन टीचरों से हम पढ़ते भी हैं उनके पास भी बहुत नॉलेज होती है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जिनके पास नॉलेज है वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है। और सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, क्या ये इंटेलिजेंस का प्रतीक है? क्या ये इंटेलिजेंस का साइन है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ नॉलेज भर लेने से, दुनिया भर का ज्ञान भर लेने से कभी कुछ नहीं होगा। अभी मुझे रिसेंटली किसी बंदे ने फोन किया कि सर मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता हूँ, एक्टर ही बनना चाहता हूँ, राइटिंग भी करना चाहता हूँ। मतलब उसने अलग तरीके से बोला था, उसने कहा था सर मुझे बनना डायरेक्टर है, अभी एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं लिख भी लेता हूँ। सो मैंने कहा कि जिंदगी का खांचा भगवान ने इस तरह से बनाया है कि तुम ऐसे एज अ ह्यूमन यू आर सो कैपेबल कि तुम 50,000 काम कर सकते हो, पर लिमिटेशन क्या है कि तुम एक ही काम चूज कर सकते हो, तुम 50 चीजें नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें वो एक चीज चूज करनी पड़ेगी और तुम्हें वो ग्रीड छोड़नी पड़ेगी कि बाकी चीजों को भी तुम करो। हो सकता है तुम कोडिंग भी कर सकते हो सकता है तुम लीगल स्टडीज भी कर सकते हो, मेडिकल स्टडीज भी कर सकते हो सकता है तुम क्या कहते हैं एक्टिंग भी कर सकते हो, डायरेक्शन भी कर सकते हो, कैमरा भी कर सकते हो। पर उसके बाद भी तुम्हें ये समझना जरूरी है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर करने की कोशिश करोगे देन यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तुम्हारा जो फोकल पॉइंट है वो इतना विभाजित हो जाएगा कि किसी भी एक चीज में उसकी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। इसलिए आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सी एक चीज है जो हम करें। क्या आपको लगता है अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर इन दिस कंट्री? क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर इन दिस कंट्री? क्या आपको लगता है कि ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी, अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग एक्टर्स हैं, टॉप एक्टर्स हैं, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन देयर ओन कंट्रीज? बट उसके बाद भी वो कभी डायरेक्शन करने का नहीं सोचते। वो अपनी फिल्म बनाए, फ्लॉपी तो होगी और क्या होगा, और फिल्म बना तो सकते हैं पर नहीं बनाते। उसके पीछे कारण क्या है कि उनका जो फोकल पॉइंट है वो बहुत हाई है, और जब उस फोकल पॉइंट पे ही वो रहते हैं, उसी को जानने की कोशिश करते हैं, तो ही वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बायोग्राफी में भी ये लिखा हुआ है कि जब वो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा तब मैं एक्टिंग के बारे में नहीं सोचता था, तब मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचता था। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी तब मैंने एक्टिंग के बारे में सोचना शुरू किया, और उसके बाद मैंने जब एक्टिंग छोड़ी तो मैंने पॉलिटिक्स के बारे में जानना शुरू किया, और फिर मैं पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल रहा। सो बेसिकली एक साथ 50 चीजें करने से अच्छा है आप एक एक करके 5 चीजें करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा, और इस बात से इनडिफरेंट रहना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपको डम्ब सोचते हैं या लोग आपको इंटेलिजेंट सोचते हैं। जिन सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला उन्होंने खुद बोला कि क्षितिज तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं इंटेलिजेंट नहीं था, मैं सिर्फ नॉलेजेबल था, मेरे पास फर्जी का ज्ञान बहुत सारा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको लगता था कि क्षितिज के पास बहुत ज्ञान है, इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो थोड़ा इंफीरियर फील करते थे। बट सक्सेसफुल कौन था? सक्सेसफुल वो थे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो लोग बार में जाते हैं और बार में जाके ड्रिंक करते हैं, और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक बंदा आर्ग्यूमेंट करता है कि दुनिया कैसी है, नॉलेज कैसी है, ये दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, इन सब चीजों में डिबेट करता है। और दूसरे आदमी को उस बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो बाकी लोग भी आके वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो दूसरे आदमी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसको कुछ भी पता नहीं है, ये फर्जी की बातें कर रहा है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, इसके पास कुछ फैक्ट्स नहीं है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। जब वो बाहर निकलते हैं तो जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो अपना स्कूटी उठाता है और जाने लगता है, और जब वो धीमे धीमे जा रहा होता है तो पीछे से एक पोर्शे निकलती है, उसमें वो आदमी जा रहा होता है जो आर्ग्यू कर रहा होता है और जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है समझने का कि नॉलेज इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, और आपको उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितनी आपकी फील्ड में जरूरी है। नीड टू नो बेसिस पे होनी चाहिए। जो नॉलेज आपको जरूरी है आप उतनी ही नॉलेज लो। सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रैंडम स्टडीज से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि सर हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, और इतना कुछ जानने से कुछ फायदा नहीं है। जिस फील्ड में, मान लो तुम एक्टिंग में जाना चाहते हो तो तुमने एक्टिंग के बारे में ही पढ़ना चाहिए। एक्टिंग के बारे में अगर तुम्हें, मतलब अगर तुम मुझसे कहो कि मैं सर एक्टर बनना चाहता हूँ, और तुम्हें इंडिया के एक्टर्स के बारे में नहीं पता, इंडिया के एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं पता, इंडिया के एक्टिंग की बुक्स के बारे में नहीं पता, या दुनिया भर में जो एक्टिंग के बुक्स है वो नहीं पता, ये होने के बावजूद कि इंटरनेट भरा हुआ है ऐसी इंफॉर्मेशन से, अगर आप डालोगे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप अमेजन पे डालोगे एक्टिंग बुक्स तो एक्टिंग की बुक्स आ जाएंगी। आपकी फिंगर टिप्स पे है नॉलेज, उसके बाद भी आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपको किसी को फोन करना पड़ता है ये सब जानने के लिए, तो आप समझ रहे हो आपका इंटरेस्ट किस लेवल पे है। बेसिकली आपको इंटरेस्ट है ही नहीं उस चीज में। बिकॉज आपको इंटरेस्ट होता तो आप खुद से उस चीज को ढूंढने की कोशिश करते।
अब हम आते हैं पहले वाले सवाल पे, क्या आलिया भट्ट स्टूपिड है? आलिया भट्ट स्टूपिड है या नहीं है, वो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि आलिया भट्ट जिस फील्ड में इंटेलिजेंट होनी चाहिए वो उस फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट है। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, उनकी फिल्में सक्सेसफुल है, एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर से उन्होंने शादी करी है। सो आलिया भट्ट बेवकूफ है ही नहीं। सिर्फ एक फैक्ट ना जानने से कोई आदमी का इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया आप डिफाइन नहीं कर सकते। अभी आप आइंस्टाइन से स्पोर्ट्स के बारे में पूछो, उसको नहीं पता हो तो आप उसको बेवकूफ तो ना बोलोगे। भाई आइंस्टाइन को फिजिक्स के बारे में पता है, वो उस चीज का ज्ञाता है, तो वो उस चीज के बारे में ही अच्छा बता पाएगा। कुमार विश्वास के पास आप जाओ, उससे बोलोगे तुम्हें क्या पाइथन और जावा आती है, तो कुमार विश्वास कहेगा नहीं आती है। तो क्या आप उससे उसको जज करोगे क्योंकि आपको पाइथन जावा कोडिंग आती है तो उसको नहीं आती, तो क्या वो बेवकूफ है? पर वो जो सेमिनार्स करता है उसमें वो 30-30 50-50 लाख रुपए लेता है पर सिटिंग के, लाखों रुपए कमाते हैं वो। और जो वो बोलता है 1 घंटा 2 घंटा, जितनी नॉलेज के साथ बोलता है गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, और जो श्लोक उनको याद है, दुनिया भर के शायरों के, दुनिया भर के कवियों के कविताएं उनको याद है, क्या वो आपको पता है? सो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं सुपरफिशियल तरीका है किसी को जज करने का। मुझे नहीं लगता है मारिया शरापोवा को सचिन तेंदुलकर का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज ना तो उनकी कंट्री के हैं ना वो क्रिकेट में है। क्यों जानना है सारी दुनिया भर की चीजें? और क्यों जर्नलिस्ट इस तरह के सवाल पूछते हैं? क्यों जर्नलिस्ट एक्टर से पॉलिटिक्स से सवाल पूछते हैं? और क्यों ये जरूरी है कि हर एक्टर को पॉलिटिक्स के बारे में पता हो कि देश में क्या हो रहा है? नहीं जानने की जरूरत है अभी, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया है, नॉलेज इतनी फ्रीली अवेलेबल है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सबको सब कुछ पता ही होना चाहिए। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हमें पता है तो सामने वाले को भी पता होना चाहिए। अगर उसको नहीं पता है तो वो गधा है। अब जैसे लगे रहो मुन्ना भाई करने जा रहे थे राजकुमार हिरानी, तो उन्होंने कहा कि वो किसी से बात करने गए, ऐसे मजाक मजाक में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी कौन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं पता है। उन्होंने कहा अरे, तो उन्होंने उनको नोट दिखाया, उन्होंने कहा देखो नोट पे सारे नोटों में इनकी फोटो बनी है, तुम्हें तब भी नहीं पता है? कहता मुझे नहीं पता है। तो हमारे लिए जिसने बचपन से हजारों बार महात्मा गांधी का नाम सुना है, क्योंकि स्कूल में बार बार लिया जाता था, बताया जाता था, माँ बाप के द्वारा बताया जाता था, एग्जाम्पल सेट किया जाता था, जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जिसके घर में ये सब बातें नहीं होती हैं, और उसको महात्मा गांधी के बारे में नहीं बता, और वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। पर इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अमिताभ बच्चन का नाम भी नहीं सुना होगा, नहीं पता उनको उसके बारे में। इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो शाहरुख खान को नहीं जानते। शाहरुख खान ने खुद ही बोला है कि वो जब बहुत सक्सेसफुल हो गए थे तो वो दिल्ली गए, तो दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनको उनकी औकात दिखा दी। जब उसने पूछा कौन हो तुम, अपना नाम लिख के जाओ, वो अपने फ्रेंड से मिलने गए तो सिक्योरिटी गार्ड जानता ही नहीं था वो कौन है। सो बेसिकली फंडा ये है कि हम दूसरों को इस चीज से जज करते हैं कि हमको जो नॉलेज है वो सामने वाले को भी होनी चाहिए, पर ये गलत है। सामने वाले को आप उनके ही मापदंडों से जज करो। मारिया शरापोवा टेनिस में अच्छी है, उनको टेनिस के बारे में सवाल पूछो, वो उसके बारे में जवाब देंगी। और सब कुछ जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं बहुत लोगों को और मन ही मन में बोलता था क्या चूतिया आदमी है, क्या बेवकूफ आदमी है, सब कुछ पता ही नहीं है। पर वो अपनी फील्ड में सक्षम है, वो अपनी फील्ड में पैसा कमा रहा है। अभी रिसेंटली मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया जो कहीं पे शूट कर रहा है। उसने मुझे बताया वो डायरेक्टर के साथ शूट कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो डफर है एकदम। तो मैंने कहा उससे कौन कौन सी फिल्में की हैं, उसने मुझे उसकी फिल्में बताई, और वो सारी फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट थी। रीजनल सिनेमा का डायरेक्टर है। एंड आई वाज लाइक कि यार वो डफर नहीं है, वो कुछ तो सही कर रहा है। तुम्हें इस मापदंड से उसको देखना बंद करना पड़ेगा कि मुझे जो पता है यार, जिस तरह से मैं डायरेक्ट करता हूँ पिक्चरें, उस तरह से वो भी डायरेक्ट करे पिक्चरें, तो ही वो इंटेलिजेंट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेफ्टिस्ट लोगों के साथ भी, कि उनको लगता है कि अगर उनको कोई चीज पता है, जो वो सोच रहे हैं, वो अगर सामने वाला नहीं सोच रहा है तो प्रॉब्लम है। उनको भी वही सोचना चाहिए जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं उनको भी वही चाहना चाहिए। जब हम सोसाइटी में रह के एक दूसरे की ओपिनियंस को समझना शुरू करते हैं, एक दूसरे की मानसिकता को समझना शुरू करते हैं, ग्रोथ तभी हो सकती है। खैर, पॉलिटिकल इश्यूज को किनारे ले जाते हैं। इसके लिए जो पर्सनल ज्ञान है जो आपको देना चाहता हूं वो ये है कि बिल्कुल भी इस चीज में भ्रमित मत होइए कि आपको दुनिया भर का ज्ञान चाहिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। अगर कोई तुमसे पूछता है, तुम एक्टिंग की तैयारी कर रहे हो और कोई तुमसे पूछता है कि दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रीन राइटर कौन है, या वो स्क्रीन राइटिंग पढ़ी क्या, यू कैन से कि मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें कॉमर्स के बारे में पता है, ये पता है, तुमको नहीं पता है, देन अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टली वो पॉलिटिक्स तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी।
तुम अभी भी घर का राशन 5,000 में लेके आते थे, तब भी 5,000 का लेके आओगे, नॉर्मली तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बता दो, जो लोग पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, जो चाय की गुमटी पे बातें करते रहते हैं, पॉलिटिक्स से उनकी लाइफ में क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं। पर फिर भी वो उसको ग्रैस्प करते रहते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। वो उनको एक फीलिंग देता है, एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस की फीलिंग देता है। जब ये सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस की फीलिंग आपको दूसरों को इंप्रेस करने से मिलनी खत्म हो जाती है, तब आपका उत्थान शुरू होता है। तब आप समझते हो कि अब मेरे को आगे बढ़ना है और मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है और इसके अलावा मुझे किसी चीज की तरफ नहीं देखना है, और अपना जो फोकस है वो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। जब स्टीव जॉब्स एप्पल को दोबारा से उन्होंने टेक ओवर किया, वापस बुलाया गया, टेक ओवर क्या किया उनको, तो स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से 1980s में निकाल दिया गया था। जॉन स्कली नाम के एक सीईओ थे जिसको स्टीव जॉब्स ही लेके आए थे अपनी कंपनी में। उन्होंने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठने के बाद रियलाइज किया कि स्टीव जॉब्स कंपनी के लिए हार्मफुल हैं, और उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साथ मिलकर एक डिसीजन लिया और उनको निकाल दिया कंपनी से। स्टीव जॉब्स हार्मफुल थे भी क्योंकि उस टाइम पे वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थे, वो अपनी ही कंपनी में डिविजन्स कर रहे थे, बहुत सारे इश्यूज थे। 10-12 साल तक स्टीव जॉब्स ने अपनी 2 कंपनियां खोली जिनको टॉप पे पहुंचा दिया। एक आईनेक्स थी जो कि फ्लॉप हो गई, पर उसके बाद उन्होंने पिक्सार खोली जो कि टॉप मोस्ट कंपनी हुई, बाद में उन्होंने उसको सेल कर दिया। और स्टीव जॉब जब और जो एप्पल थी साइड बाय साइड, वो लगातार फ्लॉप होती जा रही थी, उसके प्रोडक्ट्स फ्लॉप होते जा रहे थे, और एप्पल ने अपना जो, क्योंकि पॉपुलर कंपनी थी और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार करना शुरू कर दिया। एज मैनी एज दे हैव मोर देन 100 प्रोडक्ट्स व्हेन स्टीव जॉब्स केम बैक। तो जब स्टीव जॉब्स वापस आया कंपनी में, तो सबसे पहला काम जो उसने किया, उसने उस सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और डिसाइड किया कि हम सिर्फ 5 से 6 प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। और वो 5 से 6 प्रोडक्ट भी हमारे इतने बढ़िया होने चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। जो कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग बनाया था अपना, जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो 1000 वीडियो तक बनाना चाहता हूँ और अपना टॉकिंग स्किल्स अच्छा करना चाहता हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ। तो वो मकसद मेरा पर्सनल है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आशीष चिंचलानी के वीडियोस देखोगे तो उन्होंने 150 वीडियोस भी नहीं बनाए हैं। बीबी हिवाइंस ने शायद 200 के आसपास वीडियो बनाए होंगे। कैरी मिनाती ने भी 200 के ऊपर वीडियो नहीं बनाए हैं अपने चैनल में। उसके बाद भी वो इंडिया के टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स में से हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जब आप क्वालिटी देते हो तो लोग आपको पसंद करते हैं। मैं ऑन द अदर हैंड क्वालिटी नहीं देता हूँ और मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ जो आम पब्लिक सुनना चाहेगी, जो कि एक बहुत निश मार्केट है, फिल्म की मार्केट, उससे रिलेटेड बातें करता हूँ। तो इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं करता है उतना ज्यादा जितना मुझे लगता है करना चाहिए, या दूसरों को लगता है करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैसेज करते हैं, सर आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा? वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो कंटेंट है, जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, बहुत नैरो मार्केट है, वो ही इंटरेस्टेड होंगे इस सब्जेक्ट में, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइक आप यूट्यूबर बनना चाहते हो या इंस्टाग्रामर बनना चाहते हो या फिर एक्टर बनना चाहते हो या डायरेक्टर बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, देन पिक वन थिंग, और आई वुड से जस्ट पिक 2 or 3 थिंग्स। डू नॉट डाइवर्ट योर फोकस, डू नॉट डाइवर्ट योर बिलीव्स। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा गोल्स में, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा बिलीव्स में, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा थिंकिंग प्रोसेस में, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं आपको शायद किसी वीडियो में बता भी चुका हूँ, पर फिर से बताता हूँ कि मैं जब शुरुआत में मुंबई गया था, तो मतलब मैं भी अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानता था, और मैं कैमरा भी कर चुका था, मैंने प्रोडक्शन भी किया था, मैंने डायरेक्शन भी किया था, एक्टिंग भी करी थी, राइटिंग तो मैं करता ही था। तो मुझे लगता था इन सब चीजों में, इन सब विद्याओं में बहुत अच्छा हूं मैं, और लोग बड़े इंप्रेस होते होंगे जान के कि मैं इतना मल्टी टैलेंटेड किस्म का आदमी हूँ। और बीटेक इंजीनियर तो हुई मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हुई मैं। तो जब कोई मुझसे पूछता था कि तुम क्षितिज क्या करते हो, तो मैं उनको बोलता था कि सर मैं राइटर हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और कैमरा भी करता हूँ। एंड आई इनसाइड माय माइंड आई यूज्ड टू थिंक यार कितना इंप्रेस होता होगा यार ये आदमी मेरे से, कि यार टैलेंटेड आदमी। बट वो कभी काम नहीं मिलता था मुझे। फिर वो शायद कभी मेरा फोन भी नहीं उठाते थे, बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए उसके बाद। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि क्या हुआ क्या, इंटरव्यू में तो बड़े प्यार से बात कर रहा था, फिर बाद में उसने कभी बुलाया भी नहीं काम पे। मुझसे टैलेंटेड आदमी कहाँ मिलेगा इसको? पर फिर जब मैं एक कंपनी में जॉब करने लगा, क्रिएटिव काम था वहां पे, क्रिएटिव वीडियो शूटिंग का, तो वहां पे अक्सर लोग मुझे फोन करते थे, स्ट्रगलर्स। तो उसी में एक स्ट्रगलर का फोन आया, मेरे जैसा ही था। गलतियां देखो सब सेम करते हैं, तो मैं तुमको जो बताता हूँ ना, वो गलतियां तुम नहीं करोगे तो ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सारी गलतियां सब लोग करते हैं, ठीक है, इंप्रेस करने वाली। सो उसने मुझे फोन किया, मैंने पूछा क्या करते हो,
तो उसने कहा सर मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और कैमरा भी करता हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। एंड इनसाइड माय माइंड आई वाज़ थिंकिंग क्या चूतिया आदमी है। साले को किसी एक चीज़ की नॉलेज नहीं है, 50 काम करता है इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। वो फ़ोन मैंने रखा, मैं ऑटो में बैठा हुआ था और 2 मिनट बाद मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ कि साले चूतिया करते तो तुम भी यही हो। बोलते हो तुम भी यही हो, तुम उस लड़के को गाली दे रहे हो, पर करते तो तुम भी वही काम हो। तो दैट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि कितना गलत है। और उस टाइम मुझे ज्ञान भी हुआ कि यू जस्ट यू हैव टू पिक वन थिंग। और एक और ज्ञान हुआ मुझे कि उस टाइम पे सब लोग वो लड़के एक और लड़के का फ़ोन आया था मुझे और उसने मुझे बोला था कि मेरी सर फ़िल्म है, उसे बिकवा दो। तो मैंने कहा बिकवा देंगे, मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उस टाइम पे अच्छे-अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज़ में और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में। तो मैंने कहा मैं बिकवा दूँगा पर क्या बजट क्या है तुम्हारी फ़िल्म का? तो उसने कहा 30 लाख रुपए। इमीडिएटली मेरे दिमाग में सवाल आता है कि 30 लाख रुपए में क्या ही फ़िल्म बनाई होगी? और मैं उसको थोड़ा डिमोटिवेट करके फ़ोन रख दिया मैंने। और थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं तो खुद लोगों को बताया करता था कि एमपी कोरी मैंने 2 लाख में बनाई है, हालाँकि 2 लाख में नहीं बनाई थी, ज़्यादा पैसे लगे थे उसमें। बट मैं बोलता था 2 लाख में बनाई है, इसलिए मैं पैसे कम करके बताता था क्योंकि शूट पे 2 लाख लगे थे, बाकी पोस्ट-वोस्ट में तो लगे थे 10-15 लाख रुपए। तो मैं पैसे इसलिए कम करके बताता था क्योंकि मुझे लगता था सामने वाला कितना इम्प्रेस होगा, कि अरे क्षितिज ने इतने कम पैसों में पिक्चर बना दी। बट सामने वाला कैसे सोचता है वो आपको तब समझ में आता है जब आप उसके जूतों में पैर डालते हो। तो बाद में जब किसी ने मुझे फ़ोन किया तब मुझे समझ में आया कि जब आप किसी को बताते हो कि आपने 2 लाख रुपए की फ़िल्म बनाई है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि 2 लाख रुपए में क्या ही बनाया होगा, कचरा ही होगा, टट्टी ही होगा। तो वो पहले ही आपको थॉट्स में रिजेक्ट कर देगा, तो आपकी फ़िल्म ही नहीं देखेगा। सो कभी किसी को ये मत बताओ कि आपने छोटे बजट में फ़िल्म बनाई है। कमिंग बैक टू द अगेन मैं इधर-उधर निकल जाता हूँ, गलती से मुझे माफ़ कर दो। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। आलिया भट्ट स्टूपिड नहीं है। मारिया शरापोवा भी स्टूपिड नहीं है, आलिया भट्ट बहुत इंटेलिजेंट है, आलिया भट्ट ने जो डिसीजन लिया वो सही है, आलिया भट्ट को राष्ट्रपति का नाम जानना ज़रूरी नहीं है, आपको भी जानना ज़रूरी नहीं है, अगर वो पूछा जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पे है, आप कभी भी गूगल करके उस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो आईएएस का या फिर ऐसा कोई पीसीएस का या फिर बैंक का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन इट इज़ कंप्लीटली फाइन, यू डोंट हैव टू नो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनटिल अनलेस यू आर इन द पॉलिटिक्स। क्या करोगे जान के? उस इन्फॉर्मेशन से क्या होगा? Whenever you are going to grasp an information, always ask yourself कि उस इन्फॉर्मेशन से होगा क्या, उस इन्फॉर्मेशन का मैं करूंगा क्या, उसका उसका एप्लीकेशन क्या है मेरी लाइफ में? कोई एप्लीकेशन नहीं है। देश के लिए जानना कि देश है मेरा, मुझे जानना जरूरी है, ठीक है। एक सतही तौर पे नॉलेज होनी चाहिए, पर डिटेल में सब कुछ जानना जबकि आपको उस फील्ड में जाना ही नहीं है, आई डोंट फाइंड इट वेरी राइट। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आप लोगों का जो मन करे आप लोग करो, और कोई किसी को लग सकता है मेरी थ्योरीज गलत भी है, बट अगेन मेरी थ्योरीज हैं, तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको सही लगे तो चलो, नहीं लगे तो मत चलो। सो मुझे ये जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने आपको बताई, आई होप कि आपको ठीक लगी होंगी। अगर लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।